नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो प्यारे मित्रों, सीएटी के सिलेबस पे कल अपन ने डिस्कस किया था और यहीं से अपन आगे बात करें तो सबसे पहला आपके सिलेबस के अंदर से अपन टॉपिक उठा रहे हैं। हूबहू एक एक टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे और सबसे पहला आपके राजस्थान इतिहास में प्यारे मित्रों प्राचीन सभ्यता है। कौन सा है? प्राचीन सभ्यता है, यानी राजस्थान में सभ्यताएं सभ्यताएं और इन सभ्यताओं के अंदर प्यारे मित्रों जो सिलेबस के अंदर दे रखी है वो सभ्यता आपकी एक तो है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी पढ़नी है? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता एक पढ़नी है आपको आहड़ सभ्यता, एक पढ़नी है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। एक पढ़नी है प्यारे मित्रों बालाथल सभ्यता। कौन सी? बालाथल सभ्यता। और एक पढ़नी है लास्ट वाली, कौन सी आपकी? बेराट की सभ्यता। कौन सी पढ़नी है? बेराट की सभ्यता। तो प्यारे मित्रों सीएटी के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक लग रहा है आपके कौन सा? राजस्थान हिस्ट्री के अंदर से वो लग रहा है राजस्थान में सभ्यता, यानी बात करें कि सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान में सभ्यता है। तो पहले मित्रों बात करें कि राजस्थान की जो सभ्यता है आपको पढ़नी है वो कंप्लीटली पूरी नहीं पढ़नी है। उनमें से कौन कौन सी पढ़नी है? एक पढ़नी है अपन को कालीबंगा सभ्यता, एक पढ़नी है आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट की सभ्यता। ये ओनली फॉर अपन को कितने पढ़नी है प्यारे मित्रों? 5 सभ्यताएं। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से अपन की शुरुआत करते हैं आपके राजस्थान इतिहास की। और इतिहास में सबसे पहला टॉपिक आपका कौन सा? राजस्थान की सभ्यता है। तो 2-3 शब्द प्यारे मित्रों आपके सामने लिख रहा हूं मैं। सभ्यता, सभ्यता। एक शब्द है संस्कृति और एक शब्द प्यारे मित्रों कला। ये अपन को लगते हूबहू सेम है लेकिन प्यारे मित्रों सभी शब्द अलग अलग है। बात करें कि जो आपका सभ्यता शब्द है सिविलाइजेशन, ये क्या होता है? ऐसा निश्चित निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग या जमीन का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा जिस पर जनसंख्या निवास करती हो। क्या करती हो? जनसंख्या निवास करती हो, वो कहलाता है प्यारे मित्रों आपके कौन सा? सभ्यता कला। जैसे बात करें कि आपकी जो प्यारे मित्रों राजस्थान के अंदर कालीबंगा, कौन सी? राजस्थान में जो कालीबंगा सभ्यता है ये किस जिले के अंदर है? हनुमानगढ़ में। किसमें है? हनुमानगढ़। अगर आपकी इच्छा हो गई भाई इस कालीबंगा सभ्यता को उठा के आप ऐसा इंग्लैंड में ले जाओ, इसको जयपुर के पास ले जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभ्यता का स्थान कैसा होता है? निश्चित होता है। निश्चित ये आपका भूभाग और स्थान होता है। इसके अलावा बात करें कि संस्कृति, संस्कृति के अंदर क्या आता है? व्यक्ति का खान पान, व्यक्ति का खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, मेले त्योहार, आचार विचार आदि को किसमें शामिल किया जाता है? आपके संस्कृति के अंदर। यानी बात करें कि संस्कृति वह बिंदु या वह क्षेत्र होता है जिसमें व्यक्ति का खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, मेले त्योहार क्या सोच रहा है। जैसे आपने किसी भी व्यक्ति को प्रथम बार देखा और प्रथम बार देखते उसके बारे में आपने क्या विचारधारा बनाई, कैसा उसके बारे में सोचा, वो सब आचार विचार प्यारे मित्रों किसमें आएंगे? संस्कृति के अंदर। ओके, अगला शब्द है कला। तो कला किसको बोलते हैं? व्यक्ति में कार्य करने की विशेष क्षमता, व्यक्ति में कार्य करने की विशेष क्षमता। और ये क्षमता क्या कहलाती है प्यारे मित्रों?
कला कहलाती है, जैसे किसी में नृत्य करने की कला, किसी में गायन की कला, किसी में मेहंदी बनाने की कला। तो प्यारे मित्रों ये सब कलाएं होती है आपकी। तो यहाँ से बात करें कि ये जो आपका सभ्यता है इसकी विशेषता कौन सी देख सकते हो आप? विशेषता, तो सभ्यता की एक विशेषता के अंदर देख सकते हो कि इसका क्षेत्र निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। जबकि बात करें कि संस्कृति का क्षेत्र कैसा होता है, तो प्यारे मित्रों संस्कृति का क्षेत्र कैसा होता है? ये संस्कृति का क्षेत्र होता है विस्तृत। कैसा होता है? विस्तृत। अपन बहुत बार बात करते हैं कि वैसा वर्तमान के अंदर भारत पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है? पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है। यानी जैसा विदेशों के अंदर महिला पुरुष आपके वेशभूषा धारण कर रहे हैं, जिस प्रकार आपको सिनेमा के अंदर दिखाई जा रहा है, जिस प्रकार महिलाएं आपके विदेशों के अंदर जींस पैंट वगैरह पहनती है, उसी प्रकार वैसा अब अपने भारतीय संस्कृति में ऐसा प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्या आज से 50 साल पहले अपनी जो नानी वगैरह ये इनके जमाने में जींस पैंट वगैरह पहनती थी क्या? नहीं पहनती थी। ये किसका प्रभाव है? पश्चिमी संस्कृति का। किसका है? पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संस्कृति एक जगह से दूसरी जगह पे आ सकती है, विस्तृत हो सकती है। जबकि सभ्यता क्या होती है मेरे मित्रों? एक निश्चित स्थान पे फिक्स होती है। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें आपके सभ्यता, संस्कृति और आपकी कला। ओके, थोड़ी सी बात करते हैं मेरे मित्रों आगे। तो माय डियर, अपने बात चल रही थी कि सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान है, यानी राजस्थान में सभ्यताएं, और 5 सभ्यताओं के अपन ने नाम देखे थे। तो शुरुआत करें अपन कि सभ्यता, और सभ्यताओं का जो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि निम्न में से आपकी कौन सी सभ्यता वैसा पाषाण युग की है, कौन सी सभ्यता आपके ताम्र युग की है, कौन सी सभ्यता आपके कांस्य युग की है, और कौन सी सभ्यता आपके लोहा युग की है। क्योंकि आजकल पैटर्न चेंज हो चुका है मेरे मित्रों। यहाँ से आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए मेरे मित्रों ये सभ्यता और इसका जिला, या इस सभ्यता का खोजकर्ता और इधर आपकी सभ्यता का नाम। ठीक है, इसके अलावा इससे संबंधित व्यक्ति और सभ्यता का नाम, यहाँ से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई और सभ्यता का नाम, मिलान कीजिए। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करें सभ्यताओं के अंदर, तो मेरे मित्रों सबसे पहला आएगा पाषाण युग। कौन सा युग? पाषाण युग। तो पाषाण युग किसे बोलोगे? यानी ऐसा सभ्यता स्थलों का युग, यानी सभ्यताओं का ऐसा युग, या ऐसा सभ्यता स्थलों का युग, ऐसा युग या काल, युग या काल जिसके अंदर मनुष्य ने पाषाण यानी पत्थर के बर्तनों का यूज किया हो, पाषाण के बर्तनों का यूज किया हो, बर्तनों का उपयोग किया हो, ये वैसा आपका कौन सा कहलाता है? ये कहलाता आपका पाषाण युग। बताओ गुरुजी इसके उदाहरण कौन कौन से, यानी कौन कौन सी सभ्यता राजस्थान की है जो आपके किस युग में आएगी? पाषाण युग में। तो सबसे पहले बात करें दर सभ्यता। कौन सी? दर सभ्यता। और दर सभ्यता पड़ती है आपकी कहाँ पे? भरतपुर में। दर सभ्यता कहाँ पे? भरतपुर। और बात करें कि बताओ भाई आपके और कौन सी आएगी? तो और आएगी मेरे मित्रों बागोर की सभ्यता। कौन सी? बागोर की सभ्यता। बागोर की सभ्यता। और बागोर की सभ्यता पड़ती है मेरे मित्रों आपके भीलवाड़ा में। इसमें पड़ती है भीलवाड़ा में। और इसी बागोर सभ्यता से मेरे मित्रों आपके 5000 वर्ष पुराने पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए बागोर सभ्यता को बोलते हैं आदिम संस्कृति का संग्रहालय। क्या बोलते हैं? आदिम संस्कृति का संग्रहालय। और आती है आपकी एक और सभ्यता इसमें, वो आती है तिलवाड़ा सभ्यता। कौन सी? तिलवाड़ा सभ्यता। और तिलवाड़ा सभ्यता जिस जिले के अंदर पड़ती है वो जिला है प्यारे मित्रों बालोतरा जिला। कौन सा जिला? बालोतरा जिला। और बात करें, और प्यारे मित्रों तिलवाड़ा बालोतरा से संबंधित आपके लोक देवता आते हैं, और इन लोक देवता का नाम है मल्लीनाथ जी। कौन से? मल्लीनाथ जी। और बात करें प्यारे मित्रों कि मल्लीनाथ जी का जो मेला कहलाता है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला, ये कहलाता है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। और इनकी पत्नी का नाम था आपके रूपा देवी, जिनको बोलते हैं बरसात की लोक देवी। क्या बोलते हैं? बरसात की लोक देवी। जबकि बात करें कि बरसात के लोक देवता मामादेव कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? मामादेव। और बरसात के वैसा आपके लोक देवता मामादेव।
और आपके पानी वाले बाबा राजेंद्र सिंह राठौड़, कौन से कहलाते हैं? राजेंद्र सिंह राठौड़। तो ये हो गया आपका कौन सा? पाषाण युग। इसके बाद में नंबर 2 पे आ जाओ मेरे मित्रों, यानी ऐसा युग जिसके अंदर पत्थरों का प्रयोग किया गया वो पाषाण युग कहलाया आपका। नंबर 2 पे आएगा आपका कौन सा? ताम्र युग। कौन सा मेरे मित्रों? ताम्र युग। यानी ताम्र युग किसको बोलेंगे? ऐसा युग, ऐसा काल जिसमें, ऐसा काल जिसमें मनुष्य ने ताम्र उपकरणों का प्रयोग किया। ताम्र उपकरणों का क्या किया मेरे मित्रों? प्रयोग किया। और ये वाला जो आपका काल है वो काल कहलाता कौन सा? ताम्र युग। और अगला आता है कि गुरुजी बताओ इसके उदाहरण कौन कौन से? तो पहले मित्रों ताम्र युग के जो आपके एग्जाम्पल है, इसमें जो आपकी सभ्यता आएगी वो कौन कौन सी आएगी? सबसे पहले बात करें आपकी चीतवाड़ी। कौन सी? चीतवाड़ी सभ्यता। चीतवाड़ी सभ्यता। और ये कहां पे पड़ती है? कोटपूतली बहरोड में। इसमें पड़ती है कोटपूतली बहरोड के अंदर। नंबर 2 पे गुरुजी कौन सी आएगी आपकी? तो नंबर 2 पे आएगी आपकी जोधपुरा। कौन सी? जोधपुरा। और जोधपुरा कहां पे पड़ती है आपकी? जयपुर ग्रामीण के अंदर। कहां पे? जोधपुरा सभ्यता। और ये पड़ती है आपकी कहां पे? जयपुर ग्रामीण। अगली सभ्यता आएगी इसी में आपकी कौन सी? यानी नंदलालपुरा। और ये किसमें पड़ती है आपकी? कोटपूतली बहरोड में। कोटपूतली बहरोड के अंदर। कौन सी आपकी? नंदलालपुरा। इसके अलावा कौन सी? आपकी कीरोडोत। कौन सी प्यारे मित्रों? कीरोडोत। और ये कीरोडोत सभ्यता भी कहां पे पड़ती है आपकी? ये सभ्यता भी पड़ती है आपकी प्यारे मित्रों कोटपूतली बहरोड में। इसमें पड़ती है कोटपूतली बहरोड, जो आपका नया जिला बनता है, इसके अंदर ये सभ्यता स्थल आता है। इसके अलावा एक और आता है आपका कौन सा? कुराड़ा सभ्यता। और ये कुराड़ा सभ्यता पड़ती है पहले मित्रों परबतसर में। कहां पे पड़ती है? परबतसर में आपकी पड़ती है कुराड़ा सभ्यता। और बात करेंगे इसी में आपकी नगरी। कौन सी? नगरी। और नगरी कहां पे पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में। नगरी चित्तौड़गढ़ में। एक और आपकी एलाना सभ्यता, और ये पड़ती है जालोर में। एलाना सभ्यता कहां पे पड़ती है आपकी प्यारे मित्रों? जालोर में। और आती है आपकी झाड़ोल। कौन सी? झाड़ोल। और एक और पड़ती है आपकी कौन सी? बालाथल सभ्यता। और ये भी कहां पे पड़ती है प्यारे मित्रों? आपकी उदयपुर के अंदर। कहां पे पड़ती है? उदयपुर। यानी झाड़ोल और बालाथल जो सभ्यता आपकी प्यारे मित्रों ये कहां पे? आपकी उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर में। और बात कर लो कि पोंगल और सावणिया। कौन सी? पोंगल व सावणिया ये पड़ती है आपकी बीकानेर में। इधर पड़ती है, बीकानेर के अंदर पड़ती है। और यहीं से बात कर लो मलाह। कौन सी? मलाह। और मलाह पड़ती है भरतपुर में। इसमें पड़ती है भरतपुर के अंदर। तो ये आपकी कौन सी सभ्यता होगी? ताम्रयुगीय सभ्यता है। यानी ताम्रयुग की सभ्यता है ऐसा काल जिसमें मनुष्य ने ताम्र उपकरणों का प्रयोग किया। और इसमें एग्जांपल में एक तो आपकी कौन सी? चीतवाड़ी सभ्यता कोटपूतली बहरोड जिले में। जोधपुरा सभ्यता आपकी जयपुर ग्रामीण में। नंदलालपुरा सभ्यता आपकी कोटपूतली बहरोड में। किरोड़ोत सभ्यता आपकी कोटपूतली बहरोड में। और कुराड़ा सभ्यता आपकी परबतसर में। और नगरी चित्तौड़गढ़ में। एलाना जालोर में। पोंगल व सावणिया बीकानेर में। और झाड़ोल व बालाथल सभ्यता आपकी उदयपुर में। और मलाह सभ्यता आपकी कहां पे? भरतपुर में। कहां पे प्यारे मित्रों? भरतपुर में। अब इसके अलावा और बात करें अपन तो अगला आ जाओगे आपके लोह युग। कौन सा? नंबर 3 पे अपन बात करेंगे लोह युग। यानी इस युग में मनुष्य ने लोहे के उपकरणों व धातुओं का प्रयोग किया।
धातुओं का या लोहे धातु का प्रयोग किया। यानी सीधी सी बात है कि लोहे युग के अंदर जो मनुष्य ने वैसा आपके उपकरण और बर्तन काम में लिए, वो कौन से बर्तन आपके लोहे के, किसके है, लोहे के। और इसी को क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों, आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ। इसी युग से क्या हुआ था, लोहे युग से ही आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ, आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ। और ये कब से माना जाता है प्यारे मित्रों आपके, तो ये माना जाता है आपके लोहे युग से। कब से माना जाता है, लोहे युग से। अब इसमें बताओगे गुरुजी एग्जांपल कौन कौन से, तो इसमें एग्जांपल है लोहे युग वाली सभ्यता है। इसमें एक तो आएगी आपकी नोह, कौन सी आएगी, नोह। और नोह कहां पे पड़ती है, भरतपुर में। कहां पे पड़ती है, नोह सभ्यता आपकी भरतपुर में। सुनारी सभ्यता, कौन सी, सुनारी सभ्यता। और सुनारी सभ्यता पड़ती है प्यारे मित्रों आपकी नीम का थाना में। इसमें पड़ती है नीम का थाना। और इसी नीम का थाना में एक सभ्यता और आपकी कौन सी, गणेश्वर सभ्यता। कौन सी, गणेश्वर सभ्यता, जिसको बोलते हैं आपके ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। जबकि एक आपकी सभ्यता है यानी ताम्रवती नगरी बोलते हैं आपके किसको, आहड़ की सभ्यता को। किसको बोलते हैं, आहड़ की सभ्यता को बोला जाता। और इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा जोधपुरा सभ्यता। कौन सी, जोधपुरा सभ्यता। और जोधपुरा सभ्यता पहले मित्रों आपकी कहां पे पड़ती है, ये पड़ती जोधपुरा सभ्यता आपकी जयपुर ग्रामीण के अंदर। किसके अंदर पड़ती है, जयपुर ग्रामीण के अंदर आपकी जोधपुरा सभ्यता पड़ती है। तो इस प्रकार करके प्यारे मित्रों अपन ने यहाँ तक पढ़ने का प्रयास किया है कि वैसाख जो आपकी सभ्यताओं का बंटवारा किया जाता है, सबसे पहले किसके आधार पे, पाषाण युग में, यानी पत्थरों से निर्मित बर्तन थे, कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। इसके बाद में ताम्र युग, यानी तांबे से निर्मित बर्तन है, कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। इसके बाद में आपकी लोहे युग, यानी बात करें कि लोहे से निर्मित आपके बर्तन है। और इसी लोहे युग को क्या बोलते हैं, आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ इसी लोहे युग से माना जाता है। और इसमें एग्जाम्पल आपके नोहा भरतपुर, सुनारी सभ्यता नीम का थाना और जोधपुरा सभ्यता जयपुर ग्रामीण। तो मेरे मित्रों आशा और उम्मीद करता हूँ कि इतनी ही बात आपने नोट कर ली होगी। और नोट करने के बाद में इनको अच्छे से समझ लिया होगा। और आजकल थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न बदल चुका है मेरे मित्रों, जहां से अपन इजी चीजें पढ़ के जाते हैं वहां से प्रश्न पूछता नहीं है और थोड़ी टफ वाली बातें आपको पूछने लग गया। तो प्यारे मित्रों आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीजें बिल्कुल सटीक तरीके से समझ आ गई होगी। तो चलिए मित्रों बात करते हैं आगे। तो प्यारे साथियों यहाँ से जो अपन सबसे पहले आपके सिलेबस की सभ्यता पढ़ेंगे, वो सिलेबस की सभ्यता रहेगी नंबर 1 पे आपकी कौन सी, कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। इसमें अपन बिल्कुल सीधी बातें करेंगे प्यारे मित्रों, कोई लाग लपेट वाली बातें नहीं करेंगे और बिल्कुल सटीक तरीके से एकदम कंप्लीटली आपके किसके पूर्ण करेंगे, कालीबंगा सभ्यता को। सबसे पहली बात देखो कि कालीबंगा सभ्यता का जिला कौन सा है प्यारे मित्रों, तो इसका जिला है हनुमानगढ़। कौन सा है, हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला। और बात कर लो मेरे मित्रों कि कालीबंगा जो सभ्यता यानी कालीबंगा शब्द, कौन सा शब्द, कालीबंगा शब्द, ये शब्द किस भाषा का बना हुआ है, तो ये शब्द है मेरे मित्रों आपके सिंधी भाषा का। कौन सी भाषा का, सिंधी भाषा का शब्द है। और बात करें कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इस कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, वो शाब्दिक प्यारे मित्रों नोट्स साथ के साथ में उतारते रहना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कौन से रंग की, काले रंग की चूड़ियां। चलिए प्यारे मित्रों और बात करें कि ये जो आपकी कालीबंगा सभ्यता स्थित है, ये किस जिले के अंदर आपकी, हनुमानगढ़ में, जबकि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो प्यारे मित्रों इसकी नदी हो जाएगी कौन सी आपकी, घग्गर नदी। कौन सी नदी, घग्गर नदी। और इसी घग्गर नदी का जो प्यारे मित्रों प्राचीन नाम है कौन सा, इस घग्गर नदी का, आ जाओ इधर, इसका प्राचीन नाम कौन सा नाम, प्राचीन नाम, तो ये नाम मिलता है प्यारे मित्रों आपके सरस्वती नदी। कौन सी, सरस्वती नदी। प्राचीन नाम क्या मिलता है, सरस्वती नदी। और इसका नाम मिलता है द्वेषवती नदी, द्वेषवती या द्रसवती नदी। और इसका नाम मिलता है नट नदी। कौन सी नदी, नट नदी। और इसे बोलते हैं अंतः प्रवाह की नदी, अंतः प्रवाह की नदी, अंतः प्रवाह की नदी। और ये जो प्यारे मित्रों आपकी जैसे ये इधर आपके हिमाचल प्रदेश, कौन सा, हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश, और इस हिमाचल प्रदेश से आपकी नदी निकल रही है कौन सी? घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। तो प्यारे मित्रों, राजस्थान में जहां से प्रवेश करती है उस जगह का नाम है टिब्बी तहसील। कौन सी? टिब्बी तहसील। और टिब्बी तहसील आपकी कहां पे पड़ती है प्यारे मित्रों? तो टिब्बी तहसील पड़ती है आपकी हनुमानगढ़ में। किसमें पड़ती है ये टिब्बी तहसील प्यारे मित्रों? आपके हनुमानगढ़ में। और यहीं पे बात करें प्यारे मित्रों, टिब्बी तहसील के पास ही इस घग्गर नदी के ऊपर एक क्या बनी हुई आपकी झील बनी हुई है। इस झील का नाम आपके तलवाड़ा झील। कौन सी झील? तलवाड़ा झील। और बात करें इस तलवाड़ा झील को बोलते हैं राजस्थान की, क्या बोलते हैं? राजस्थान की सबसे नीची झील। क्या बोलते हैं? राजस्थान की सबसे नीची झील। और प्यारे मित्रों, ये झील कौन सी? आपकी तलवाड़ा झील, जो आपकी कहां पे स्थित है? हनुमानगढ़ में। अगर आपके प्रश्न आ जाए प्यारे मित्रों कि बताओ राजस्थान की सबसे ऊंची या ऊंचाई पे स्थित झील कौन सी है? तो ऊंची झील कौन सी है प्यारे मित्रों? ये ऊंचाई वाली झील आपकी नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील। और नक्की झील आपकी प्यारे मित्रों कहां पे है? माउंट आबू। कौन सा आबू? माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पे पड़ता है? सिरोही के अंदर। कहां पे पड़ता है? सिरोही के अंदर। और बात करें कि माउंट आबू में आपके एक मंदिर है, अरबुदा माता का मंदिर। किसका? अरबुदा माता का मंदिर। अरबुदा माता का मंदिर। और इस मंदिर को बोलते हैं प्यारे मित्रों आपके राजस्थान की वैष्णो देवी। माता जी को क्या बोलते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी। तो बताइए प्यारे मित्रों, राजस्थान की वैष्णो देवी कौन सी कहलाती है? अरबुदा माता। और इनका मंदिर कहां पे? आपके माउंट आबू सिरोही। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि चलिए थोड़ा सा बताइए कि भाई आपके थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी बताओ कौन सी कहलाती है? ये कहलाती है वैसा आपके तनोट माता। कौन सी माता? तनोट माता। इन्हीं को बोलते हैं आपके रुमाल वाली देवी। कौन सी देवी? रुमाल वाली देवी। रुमाल वाली देवी। इन्हीं को बोलते हैं बीएसएफ के जवानों की देवी। बीएसएफ के जवानों की देवी। और इन्हीं को बोलते हैं आपके थार की वैष्णो देवी। और इन्हीं तनोट माता को बोलते हैं आपके वैसा जैसलमेर के भाटी राजवंश की, भाटी राजवंश की, जैसलमेर के भाटी राजवंश की आराध्य देवी। कौन सी देवी? आराध्य देवी। अगर आपके प्रश्न आ जाए मेरे मित्रों कि बताओ जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है? कौन सी देवी? कुल देवी कौन सी है? तो ये कुल देवी होंगी प्यारे मित्रों आपकी स्वांगिया माता। कौन सी माता? स्वांगिया माता, जिन्हें बोलते हो आप जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी। तो इधर आ जाओ, यानी ये जो आपकी घग्गर नदी है राजस्थान में प्रवेश किया कहां से? टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से। और यहीं पे बनी हुई राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी? तलवाड़ा झील। कौन सी झील? तलवाड़ा झील। अब यहां से बात करें कि ये आपका जिला हो गया कौन सा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में ये नदी प्यारे मित्रों आपकी निकलती है किधर? यानी श्री गंगानगर जिले में। श्री गंगानगर जिले में। श्री गंगानगर के बाद में एक जिले में और प्रवाहित होती है, इस जिले का नाम है अनूपगढ़। कौन सा? अनूपगढ़ जिला। तो आपकी घग्गर नदी कितने जिलों के अंदर से प्रवाहित होती है? 3 जिले। एक तो कौन सा? हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, अनूपगढ़। और बाढ़ के दिनों में इसका जो बहता पानी जाता है वो पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में किधर? यह आपका पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कहां तक पानी आता है? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक। कहां तक आता है? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक इस नदी का पानी आता है। और यह आपके एक अंतर प्रवाही नदी है। किसकी नदी है? अंतर प्रवाही नदी है। इसके अलावा और बात करें कि इस घग्गर नदी का, किसका? इस घग्गर नदी का राजस्थान में परवा क्षेत्र, राजस्थान में परवा क्षेत्र, यानी राजस्थान में जो बहाव क्षेत्र है वो कहलाता है नाली। क्या कहलाता है? नाली। इस घग्गर नदी का पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र, पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र। और प्यारे मित्रों ये बहाव क्षेत्र कहलाता है आपका नाली। क्या कहलाता है? नाली। ओके। और बात करें प्यारे मित्रों कि बताओ राजस्थान में अंतः प्रवाह की, राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे
बड़ी नदी। ये दोनों प्यारे मित्रों आपके लिए होमवर्क है, इनको आपको कमेंट में आंसर देना है इनका कि राजस्थान में अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और राजस्थान की अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी। ओके, नंबर 3 पे एक पॉइंट और है। राजस्थान में अंतःप्रवाह की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी, तो सबसे छोटी नदी पहले मित्रों आपकी कौन सी, काकनेय नदी। कौन सी, काकनेय नदी। और ये काकनेय नदी पड़ती है पहले मित्रों आपके कहां पे, जैसलमेर में। कहां पे पड़ती है, जैसलमेर के अंदर। तो पहले मित्रों कुछ यहां से अपन ने बात करने की कोशिश की है कि आपकी कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा शब्द सिंधी भाषा का है और शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। और किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी। और कुछ बातें विशेष जो आपके महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चले मित्रों बात करते हैं आगे। तो प्यारे साथियों यहीं से अपन थोड़ी सी और बात करें कि ये जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है इसका काल कितना है, काल या समय। तो प्यारे मित्रों किसी भी जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उस पद्धति को बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति। कौन सी, कार्बन डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति। और इस पद्धति के अनुसार जो कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम है वो है 2350 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। ये कालक्रम आपके किस सभ्यता का है, तो प्यारे मित्रों ये आपके कालीबंगा सभ्यता का। किसका है, कालीबंगा सभ्यता। अब अगर तुम्हारे प्रश्न आ जाए कालीबंगा सभ्यता में से कि बताओ कालीबंगा सभ्यता की, साथ के साथ में नोट करते रहना प्यारे मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी है, तो सर्वप्रथम जानकारी दी है प्यारे मित्रों एलपी टेसीटोरी ने। किसने दी है, एलपी टेसीटोरी ने। और एलपी टेसीटोरी की फुल फॉर्म क्या आपके, लुइजी पियो टेसीटोरी, लुइजी पियो टेसीटोरी, लुइजी पियो टेसीटोरी। इन्होंने भाई साहब आपके क्या की है, कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी है। अगर आपके प्रश्न आ जाएगी बताओ कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की है, तो खोज की है अमलानंद घोष ने। किसने की है, अमलानंद घोष ने। और कब की है, 1952 में। कब की है प्यारे मित्रों, 1952 ईस्वी के अंदर अमलानंद घोष ने आपके कालीबंगा सभ्यता की खोज की। अगर प्रश्न आ जाए कि बताओ कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य, कौन सा कार्य, उत्खनन कार्य, ये कब से कब तक हुआ, तो 1961 से लेके 69 ईस्वी तक इस कालीबंगा सभ्यता का क्या हुआ था, उत्खनन कार्य हुआ था। और ये उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था, बीवी लाल। कौन से लाल, बीवी लाल और बीके थापर। कौन से, बीवी लाल व बीके थापर। बीवी मतलब ब्रजवासी, कौन सा, ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल। और अगला कौन सा, बाल कृष्ण थापर। कौन सा, बाल कृष्ण थापर। इनके नेतृत्व में भाई साहब आपकी कालीबंगा सभ्यता का क्या हुआ, उत्खनन कार्य। लेकिन मेरे मित्रों पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछ लिया कि इन दोनों का तो दिया ही नहीं उत्खनन में, और आपके दूसरे व्यक्ति दे दिए। वो व्यक्ति कौन सा, एक तो आपका एमडी खर्रे। कौन सा, एमडी खर्रे। इनका संबंध भी कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन कार्य से आता है। और आपका केएम श्रीवास्तव। कौन सा, केएम श्रीवास्तव, केएम श्रीवास्तव। और इसके अलावा एक व्यक्ति और आता है प्यारे मित्रों, वो आता है एसपी श्रीवास्तव। कौन सा, एसपी श्रीवास्तव। ठीक है प्यारे मित्रों, तो ये नाम, इन तीनों नामों को देकर आपके सीधा प्रश्न पूछ लिया कि बताइए प्यारे मित्रों एमडी कर्रे, केएम श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव ने किस सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किया था। तो भाई साहब बच्चे याद करके गए बीवी लाल और बीके थापर, इनका नाम ही नहीं मिला दूर दूर तक, तो ये वाला मामला कभी गड़बड़ हो जाता। ओके आ जाओ भाई, और बात करो इस सभ्यता के बारे में कि ये हो गया आपका कौन सा, हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला, हनुमानगढ़ जिला। और बात करें मेरे मित्रों कि हनुमानगढ़ के इधर हो गया आपकी उत्तर दिशा, ये हो गया आपकी दक्षिण, और ये हो गया आपकी कौन सी, पूर्व, और ये हो गया आपकी कौन सी, पश्चिम। एक बार प्रश्न है कि बताओ हनुमानगढ़ जिले की किस दिशा के अंदर कालीबंगा सभ्यता स्थित है। तो भाई साहब इस दिशा में, कौन सी दिशा में, इस दिशा में इधर आपकी कौन सी सभ्यता स्थित है, कालीबंगा सभ्यता। कौन सी,
कालीबंगा, और इसकी दिशा कौन सी होगी प्यारे मित्रों आपके? दक्षिण पश्चिम। कौन सी? दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर आपकी कौन सी सभ्यता स्थित है? कालीबंगा सभ्यता स्थित है। किसके? हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के। किसके? हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय। एक बार प्रश्न आया कि बताओ आपके, ये उत्तर दिशा, कालीबंगा सभ्यता की बात कर रहे हैं अपन, उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व, और यह आपकी पश्चिम। एक बार प्रश्न है कि बताओ कालीबंगा सभ्यता की किस दिशा से आपके पशु, आपके खेती के या जुते हुए खेत मिले? तो जुते हुए जो खेत मिले थे ये इस दिशा से मिले थे। जुते हुए खेत या फसलों के साथ से, या फसलों के साथ से, फसलों के साथ से ये किस दिशा से मिले प्यारे मित्रों? तो ये मिले आपके दक्षिण पूर्व से। ये प्रश्न आ रखे, ध्यान रखना, दक्षिण पूर्व से आपके जुते हुए खेतों के साथ से मिले। चलिए और बात करते हैं, अगली विशेष बात कि कालीबंगा संग्रहालय कौन सा? कालीबंगा संग्रहालय, और ये कालीबंगा संग्रहालय स्थित है प्यारे मित्रों आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में। और इस कालीबंगा संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना वो हुई थी 1985-86 में, 1985-86 ईस्वी के अंदर। और इसकी स्थापना की थी राजस्थान सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान सरकार द्वारा इस कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? आपके हनुमानगढ़ जिले में। किसमें की गई थी? हनुमानगढ़ जिले में। अब एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन से? डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये प्रश्न भी आ रखा है ऐसा कैसे? डॉक्टर दशरथ शर्मा, और इन्होंने बताया था कि कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। कौन सी? तीसरी राजधानी थी। अगर प्रश्न आ जाए कि बताओ कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी, ये बात किसने बोली? तो प्यारे मित्रों ये बात बोली थी आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने बोली थी? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। आई होप प्यारे मित्रों कि इतनी ही बातें आपकी खोपड़ी में बैठ गई होगी, और इन सब बातों को आपने अपने नोट्स या नोटबुक में छाप लिया होगा। तो चलिए मित्रों बात करते हैं थोड़ी सी आगे, और जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो एक बार ले लो प्यारे मित्रों, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके, तो प्यारे साथियों यहाँ से अपन बात करेंगे कि कालीबंगा सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और बात करें प्यारे मित्रों कि विशेषताओं में से आपके खासकर आजकल प्रश्न पूछे जाने लगे, तो सबसे पहली विशेषता, एक एक विशेषता को खोपड़ी में बिठाते चलना। और सबसे पहली विशेषता प्यारे मित्रों कि यह कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है? कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता नंबर एक वाली विशेषता। नंबर दो पे आ जाओ भाई, ये जो कालीबंगा सभ्यता प्यारे मित्रों, इसकी जो सड़कें बनी हुई है, कालीबंगा सभ्यता की सड़कें वो एक विशेष पद्धति पे बनी हुई है। और इस पद्धति का नाम आपके कौन सी? चेम्सफोर्ड पद्धति। क्या बोलते हैं इसको? चेम्सफोर्ड पद्धति, या इसी को बोलते हैं प्यारे मित्रों आपके ऑक्सफोर्ड पद्धति। कौन सी? ऑक्सफोर्ड पद्धति, या इसी को बोलते हैं प्यारे मित्रों आपके कौन सी? समकोण पद्धति। समकोण पद्धति, समकोण पद्धति। यानी बात करें कि इस कालीबंगा सभ्यता की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे काटती। ऐसा नहीं है कि एक गड़ा इधर से, एक उधर से, एक इधर से, बिल्कुल भाई सब आपके 90 डिग्री के कोण पे क्या काटती है? सड़कें काटती है, जिसे क्या बोलते हो आप? चेम्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, समकोण पद्धति। बात करें कि राजस्थान का कौन सा शहर इस पद्धति पे बना हुआ है? तो भाई साहब आपका बना हुआ कौन सा शहर? जयपुर शहर। कौन सा? जयपुर शहर इस समकोण वाले पद्धति पे बना हुआ। अगर प्रश्न आ जाए प्यारे मित्रों आपके कि बताओ जयपुर के संस्थापक कौन है? जयपुर के संस्थापक तो ये हो जाएंगे प्यारे मित्रों आपके कौन से? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, और इन्होंने स्थापना की थी 17 नवंबर 1727 ईस्वी को। ठीक है, इसके अलावा और बात करें कि बताओ जयपुर कौन सा? जयपुर का वास्तुकार, जयपुर का वास्तुकार ये था विद्याधर भट्टाचार्य।
कौन सा? विद्याधर भट्टाचार्य। और आ जाए आपके प्रश्न की बताओ, जयपुर की नींव किसने रखी? नींव तो नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ ने। पंडित जगन्नाथ जी ने क्या रखी थी? जयपुर की नींव। और प्रश्न आ जाएगी बताओ, जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? गुलाबी रंग से तो ये रंगवाया था राम सिंह द्वितीय ने। किसने प्यारे मित्रों? राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। और प्रश्न आ जाएगी बताओ, 9 चौकड़ियों का शहर कौन सा कहलाता है? 9 चौकड़ियों का शहर, 9 चौकड़ियों का शहर ये कहलाता है प्यारे मित्रों आपका कौन सा? जयपुर। और आ जाए आपकी ब्लू पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पोल्ट्री तो प्यारे मित्रों ये आपकी प्रसिद्ध है जयपुर की। राजस्थान की राजधानी कौन सी आपकी? जयपुर। यानी बात करें कि आपकी चेम्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति, समकोण पद्धति पे जो राजस्थान का शहर बना हुआ है वो कौन सा शहर बसा हुआ आपका? जयपुर शहर। कौन सा? जयपुर शहर। तो ये हो गई आपकी दूसरी विशेषता। आ जाओ नंबर 3 पे कि भाई साहब जो मकान बने होते थे, मकान, इन मकानों की खिड़कियां व दरवाजे, खिड़कियां व दरवाजे, खिड़कियां व दरवाजे, दरवाजे मुख्य सड़क की ओर, सड़क की ओर, सड़क की ओर नहीं खुलकर पीछे की तरफ खुलती थी। किधर? पीछे की तरफ खुलती थी। जैसे बात करें कि अपने घर के बाहर से आपकी मुख्य रोड जा रही है, तो उस घर की मुख्य जो रोड है उसके ऊपर आपके घर के दरवाजा नहीं होके और उस घर के पीछे की तरफ आपके क्या होता था? यानी इस कालीबंगा सभ्यता में इन घरों में मुख्य दरवाजा और खिड़कियां हुआ करती थी। ठीक है। और अगली विशेषता देखो भाई, यहाँ के जो मकान बने हुए थे, ये मकान बने हुए थे पक्की ईंटों से। किससे? पक्की ईंटों से। पक्की ईंटों से मकान निर्मित। और बात करें पहले मित्रों, इन ईंटों का अनुपात कितना था? ईंटों का अनुपात, ये अनुपात था 3:2:1। कितना था? 3:2:1 ईंटों का अनुपात था। और बात करें पहले मित्रों कि ये जो आपके मकान हो गए वैसा कौन से? ईंटों वाले। यह कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। जबकि बात करें थोड़ी सी कि एक सभ्यता है कि आपकी आहड़ की सभ्यता। कौन सी? आहड़ की सभ्यता। और आहड़ की सभ्यता जिस जिले के अंदर पड़ती है, इस जिले का नाम है प्यारे मित्रों उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर, जिसे बोलते हैं आप झीलों की नगरी उदयपुर। तो बात करें कि आहड़ की सभ्यता, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता? यह एक कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ओके। आ जाओ भाई अगली विशेषता, नंबर 5 वाली विशेषता। तो नंबर 5 में विशेषता है कि प्यारे मित्रों आपके कि विश्व में प्राचीनतम जुते हुए खेतों के साक्ष्य। विश्व में प्राचीनतम जुते हुए खेतों के साक्ष्य ये किस सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। किससे मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। अगली विशेषता, विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य ये कहां से मिले? कालीबंगा से। और इसका साक्ष्य क्या है कि मकान की दीवारों में दरारें होना। क्या होना? दरारें होना। यह आपके किस बात का प्रमाण करता है कि विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? आपकी कालीबंगा सभ्यता से। और बात करें अगली विशेषता, देखो यहाँ से एक साथ 2 फसल, कितनी फसल? 2 फसल लेने के साक्ष्य मिले। कालीबंगा सभ्यता से एक साथ 2 फसल लेने के साक्ष्य मिले। और 2 फसल कौन कौन सी थी आपकी? गेहूं प्लस जौ। कौन सी थी?
गेहूं और जौ। लेकिन प्यारे मित्रों ये तो प्रश्न आया नहीं एक बार, और प्रश्न पूछ लिया कि बताओ आपके चना बाजरा और सरसों, कौन सा? चना बाजरा और सरसों, चना बाजरा और सरसों, ये फसलें आपकी किस सभ्यता से मिली है? तो ये भी वैसा आपकी कालीबंगा से। नोट कर लेना इन बातों को, एक तो ना आपके इतना कंप्लीट करवाऊंगा ना मेरे मित्रों कि कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान का, एक भी प्रश्न आपके सिंगल प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आपके शर्त ये रहेगी कि क्लास को कंप्लीटली पूरी देखनी पड़ेगी। चलिए अगली विशेष बात देखो। अगली विशेषता यहां से यज्ञ कुंड व हवन वेदिकाएं मिली है। क्या मिली है? यज्ञ कुंड व हवन वेदिकाएं मिली, और इन्हीं हवन कुंड व यज्ञ वेदिकाओं के पास ही वैसा आपके जानवरों के हड्डियां मिली है। क्या मिली है? इन्हीं के पास आपके जानवरों की अस्थियां मिली, अस्थियां मिली है। इससे क्या साबित होता है कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर बलि प्रथा विद्यमान थी। बलि प्रथा विद्यमान थी। बलि प्रथा क्या थी? विद्यमान। यानी कालीबंगा सभ्यता के लोग बलि प्रथा पे विश्वास करते थे। और यहीं पे मिली थी आपकी ऊंट की हड्डियां। क्या मिली थी प्यारे मित्रों? ऊंट की हड्डियां भी यहीं से मिली थी आपकी हवन कुंड के पास से। और बात करेंगे इन कालीबंगा सभ्यता के लोगों का, अगली विशेषता इनका प्रिय जानवर, और यह था कुत्ता, डॉग। कौन सा था? डॉग इनका प्रिय जानवर था। इसके अलावा और बात करें प्यारे मित्रों कि ये ऊंट से भी परिचित थे। ये ऊंट से भी क्या थे? परिचित थे। ठीक है प्यारे मित्रों, अगली विशेषता में आ जाओगे और इनके कि ये नगरीय सभ्यता थी। इसके अलावा यहाँ पर मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। नंबर 10 वाली विशेषता, यहाँ से मूर्ति पूजा का कोई अवशेष नहीं मिलता है। कोई अवशेष नहीं मिलता है। मूर्ति पूजा का कोई भी अवशेष नहीं मिलता है। किस सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से। और बात करें मेरे मित्रों कि यहीं से आपके मिला स्वास्तिक चिन्ह, 11 विशेषता, जिसे आप बोलते हो सैटिया। ठीक है, यहीं से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। और यह प्रमाणित करता है कि यहाँ के लोग वास्तुशास्त्र से क्या थे? परिचित थे। क्या थे? परिचित थे। तो पहले मित्रों बताइए इतनी बातें आपके क्लियर हुई क्या? नंबर 1 पे विशेषता कौन सी? कि कांस्ययुगीन सभ्यता। नंबर 2 पे सड़कें आपकी चेम्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड या समकोण पद्धति पे बनी हुई है। और मकान वैसा खिड़कियां दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुल के पीछे की तरफ खुलते थे। और जो ईंटों का अनुपात था 3:2:1, और ये पक्की ईंटें हुआ करती थी। नगरीय सभ्यता थी। इसके अलावा बात करें कि विश्व में प्राचीनतम जुते हुए खेत भी यहीं से मिले, विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, और यज्ञ कुंड व हवन वेदिकाएं मिली है, और प्रिय जानवर कुत्ता था, और यहीं से मूर्ति पूजा का कोई विशेष नहीं मिलता है। और बात करें कि वैसा स्वास्तिक चिन्ह मिलता है, और ऐसा मानते कि वास्तु शास्त्र से ये लोग क्या थे? परिचित थे। तो चलिए मित्रों बात करते हैं आगे। थोड़ा सा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इस पूरी जो बोर्ड आपका इसका ले सकते हो, है ना। फिर बढ़ते हैं आगे। तो पहले साथियों विशेषताओं की बात चल रही थी, और अगली विशेषता है कि कालीबंगा सभ्यता में समाधि प्रथा, कौन सी? समाधि या अंतिम संस्कार कितने प्रकार से किया जाता था? तो ये किया जाता है पहले मित्रों 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। आ जाओ नंबर 1 पे, इसमें किया जाता था अंडाकार आकृति में सवादान। अंडाकार आकृति में सवादान। ठीक है, यानी बात करें कि इसके अंदर क्या होता था पहले मित्रों कि व्यक्ति को एक गहरा गड्ढा बना के अंडाकार आकृति में दफनाया जाता था, और इस सवादान के अंदर जो व्यक्ति का सिर रखा जाता था, मृत व्यक्ति का सिर, ये सिर रखा जाता था उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में।
और इस व्यक्ति के जो पैर रखे जाते थे वो पैर रखे जाते थे आपकी कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। नंबर 1 वाली बात कि अंडाकार आकृति में सावधान। नंबर 2, गहरा गड्ढा खोदकर, गहरा गड्ढा खोदकर दफनाया जाता था। नंबर 3, दफनाने की जो विधि थी नंबर 3 पे, वो कौन सी थी? मृतक व्यक्ति के साथ, मृतक व्यक्ति के साथ खाद्य सामग्री, कौन सी? खाद्य सामग्री रखी जाती थी। क्या रखी जाती थी? खाद्य सामग्री। और उसकी जो प्रिय वस्तु है उन वस्तुओं को भाई साहब आपके सावधान में मृत व्यक्ति के साथ में रखा जाता था, यानी खाद्य सामग्री और आभूषण रखे जाते थे। इसके अलावा और बात करें कि यहीं से भाई साहब कालीबंगा सभ्यता से आपके बेलनाकार बर्तन मिले। कौन से? अगर आपके 12th में हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा हो तो ऐसे आपने चित्र देखे होंगे। ये कौन से? आपके बेलनाकार बर्तन। कौन से? बेलनाकार बर्तन। और ये बेलनाकार बर्तन जो कालीबंगा सभ्यता का संबंध बताते हैं, वो संबंध बताते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता से। इससे बताते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता से, मेसोपोटामिया सभ्यता से। और बात करें कि प्यारे मित्रों, ये जो मौसम आपके मेसोपोटामिया सभ्यता है, यह दजला व फरात नदियों के मध्य स्थित, दजला व फरात नदियों के मध्य स्थित आपकी कौन सी? मेसोपोटामिया सभ्यता। और इसी सभ्यता से संबंध बताते हैं आपके कौन से? बेलनाकार बर्तन, जो कहां से मिले? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। और बात करें कि यही से एक सिक्का मिला है। क्या मिला है? सिक्का। और इस सिक्के के ऊपर आपकी 3 आकृतियां बनी हुई। कितनी? 3 आकृतियां बनी हुई। एक तो बनी हुई चीता की, किसकी? चीता। एक बनी हुई स्त्री की, एक बनी हुई देवी की। इनका मतलब क्या हुआ कि कालीबंगा सभ्यता मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। किसके अंदर? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। यानी बात करें कि कालीबंगा सभ्यता में जो आपकी जो भी व्यवस्था है, जैसे अपन पढ़ते थे कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन इस जमाने के अंदर, कालीबंगा सभ्यता के जमाने के अंदर वैसा यहाँ पे मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। यानी माता के बाद में घर में मुखिया होती थी पुत्री, पुत्री के बाद में उसकी पुत्री, यानी महिला प्रधान। कौन सा प्रधान? महिला प्रधान आपके जो समाज मिल रहा है वो किधर मिल रहा है? आपके कालीबंगा सभ्यता में। किसमें? कालीबंगा सभ्यता में। और यहाँ से क्या प्रमाण मिले? एक कपाड़ मिला है। क्या मिला है? कपाड़। और इस कपाड़ के अंदर थे भाई 6 छेद। कितने? 1 2 3 4 5 6। यानी ये आपके कपाल मिला, यहाँ से कपाल यानी मस्तिष्क। और इस मस्तिष्क से 6 छेदों वाली खोपड़ी मिली। क्या मिली? 6 छेदों वाली खोपड़ी मिली है। और इससे क्या साबित होता है कि वैसा कालीबंगा सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा से, किससे? शल्य चिकित्सा से अवगत थे। यानी वैसा ऑपरेशन करा इस जमाने में भी, यानी खोपड़ी में 6 छेद मिले, मतलब ऑपरेशन शल्य चिकित्सा का काम किया जाता था। ठीक है। इसके अलावा और बात करें कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता, इसके अंदर पुरोहित का स्थान मुख्य होता था। इसका पुरोहित का स्थान प्रमुख होता था। यानी सबसे मुखिया कौन होता था? पुरोहित। और वैसा इसका स्थान सबसे प्रमुख होता था सभ्यता के अंदर। और बात करें कि इसी कालीबंगा सभ्यता में सामूहिक तंदूर का प्रयोग किया गया है। सामूहिक तंदूर का प्रयोग किया गया है। सामूहिक तंदूर का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? सामूहिक तंदूर का प्रयोग किया गया। और यहाँ पे जो खुदाई का कार्य हुआ कालीबंगा में, खुदाई का कार्य ये प्यारे मित्रों आपके 5 स्तरों पर हुआ। कितने स्तरों पर? 5 स्तरों पर हुआ। और इन 5 स्तरों में जो आपके प्रथम 2 स्तरों से प्राक हड़प्पा के अवशेष मिले। इसके प्राक हड़प्पा के
अवशेष मिले, मतलब यानी जो 5 स्तरों पे खुदाई हुई है, इन 5 स्तरों में जो प्रथम 2 स्तर है, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से प्राक यानी पहले, यानी हड़प्पा सभ्यता के पहले वाले अवशेष मिले। बाकी जो आपके 3 स्तरों से, कितने स्तरों से, 3 स्तरों से हड़प्पा कालीन अवशेष मिले। क्या मिले? हड़प्पा कालीन अवशेष मिले। क्या पता ये प्रश्न आपके टपक जाए, अवशेष मिले। ठीक है प्यारे मित्रों, और थोड़ी सी 1-2 विशेषताओं के बारे में बात करो कि ये जो आपकी हड़प्पा सभ्यता, कौन सी हड़प्पा सभ्यता, जिसे आप हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आती है, और इसी सिंधु घाटी सभ्यता का एक भाग आपकी कालीबंगा। इस कालीबंगा में भाई साहब 2 शहर मिले। कितने शहर? 2 शहर। एक तो आपका ये शहर जिसे बोलते हैं आपके निचला शहर। कौन सा शहर? निचला शहर। एक और शहर मिला है जिसे बोलते हैं ऊपरी शहर। कौन सा? ऊपरी शहर। इन शहरों के चारों तरफ आपके परकोटे बने हुए थे। क्या बने हुए थे? परकोटे। और बात करें प्यारे मित्रों कि ये जो ऊपरी शहर था, इसमें आपके वैसा उच्च वर्ग के लोग, कौन से वर्ग के? उच्च या पुरोहित वर्ग के लोग रहा करते थे, पुरोहित वर्ग। और इसमें जो निचला शहर है, इसमें रहा करती थी सामान्य जनता। कौन रहा करती थी? सामान्य जनता निवास करती थी। तो एक बार प्रश्न है कि बताओ, ऊपरी शहर और निचला शहर किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये आपकी कौन सी सभ्यता प्यारे मित्रों? कालीबंगा सभ्यता। अब एक बार प्रश्न है आपके कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व सभ्यता के अवशेष, है ना, यानी प्रश्न कैसा आया कि कालीबंगा से, किससे? प्रश्न इस प्रकार का था, देखना प्यारे मित्रों, प्रश्न इस प्रकार था कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व सभ्यता के अवशेष, सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से प्राप्त हुए? किस स्थान से प्राप्त हुए? ये प्रश्न था, और इसका राइट आंसर था आपका कौन सा? कोट दीजी। कौन सा? कोट दीजी। और ये पड़ता आपका पाकिस्तान। कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। ऐसा प्रश्न एक बार आपके पूछा गया था। और बात करें कि भाई साहब प्राक हड़प्पा, एक शब्द है आपके सामने, कौन सा? प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा, तो प्राक यानी हड़प्पा सभ्यता, प्राक यानी पहले, यानी हड़प्पा सभ्यता के पहले के जो अवशेष है वो कालीबंगा से कौन कौन से मिले हैं? तो एक तो मिला भाई साहब आपके गाय मुख का प्याला। कौन सा? गाय मुख वाला प्याला। गाय मुख वाला प्याला, गाय मुख वाला प्याला। और क्या मिला भाई साहब? तांबे के बेल। क्या मिले? तांबे के बेल। क्या मिले प्यारे मित्रों? तांबे के बेल। और मिले कांस्य दर्पण। क्या मिला? कांस्य दर्पण, कांस्य का दर्पण। और क्या मिला है? यानी प्राक हड़प्पा का हाथी दांत। क्या मिला है? हाथी दांत मिला है। और इसके अलावा और क्या मिला है? गोल अंडाकार कुएं। क्या मिले? गोल अंडाकार कुएं। तो मेरे साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और भले आपके एग्जाम क्वेश्चन किसी भी लेवल तक जाए, लेकिन प्यारे मित्रों जो अपन ने बातचीत की जिस मैटर के बारे में, ये मैटर आपके लिए पर्याप्त होगा। और जानकारी के लिए बता दो प्यारे मित्रों कि ऐसी अगर आप कंटिन्यू क्लासेस प्राप्त करना चाहते हो तो थोड़ा सा आप मेरा मनोबल बढ़ाओ, और मनोबल बढ़ाने के लिए आप प्यारे मित्रों ये जो अपना यूट्यूब चैनल है इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब, लाइक और इन वीडियोस को शेयर करो, ताकि अपन आपके लिए और बेहतरीन, इनसे भी बेहतरीन क्लासें लेके आ सके। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।